वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीका से आपको मैथमेटिक्स का एक एक टॉपिक और एक एक लॉजिक बता रहे हैं। आपका भर भर के कमेंट ये था कि सर मेरा एग्जाम इतना जबरदस्त जा रहा है ना, आपका वीडियो का टोटल क्वेश्चन डायरेक्ट समझ में आ रहा है सर। और एक चीज और बता दें कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ भी रहा है, डायरेक्ट एग्जाम में आ रहा है। हमको तो लग रहा है सर 110 लाएंगे, और जो विद्यार्थी 110 लाएंगे उसको तो पक्का मिठाई खिलाना है। ठीक है, आप कमेंट में ये कीजिए कि आप मिठाई खिलाइएगा कि नहीं खिलाएगा। अगर आपके पूरे ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की टीम को मेहनत दिख रहा है, मेरा मेहनत दिख रहा है कि मैं आपके लिए कुछ हद तक मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको तो मिठाई खिलाना बनता है ना। और किसी तरह हम तो गॉड से एक ही चीज दुआ करेंगे कि बस एक सरकारी कॉलेज आपको हासिल हो जाए। यानी कि इसमें अब जिनका एग्जाम बच गया है उनके लिए कर, और जिनका एग्जाम हो गया पूरा टेंशन फ्री नहीं रहे। उसके बाद आपको टीचर बनना है ना, आपको अगर एक अच्छा टीचर बनना है तो आगे का भी प्लानिंग तो आपको समझना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप एग्जाम आपका बीत चुका है तो अपने टीचर के लिए, अपने अमित सर के लिए कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन व्यक्तियों, उन लड़कों के पास पहुंचे जो अभी एग्जाम नहीं दिए। इस पूरे के पूरे ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के फैमिली को बहुत बड़ा करना है, ठीक है, ताकि हर बच्चे में, हर गली में सिर्फ ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी का परचम लहराए और हर गली के बच्चे जो पढ़ने में एबल नहीं है, बहुत सारी सुविधाओं से वंचित है, हम लोग उनके पास पहुंच करके उनको बहुत सारा सुविधा दे सके। ये पूरी की पूरी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी का एक सपना है, हर गली में शिक्षा पहुंचे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज आप भी इसमें सहयोग कीजिए, ठीक है। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ बहुत शानदार है, समपूरक कोण की बात कर रहे हैं। तो पहले आपको समझा दे पूरक कोण और समपूरक कोण क्या। पूरक को कपलमेंट्री एंगल कहते हैं, और समपूरक को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब कहिएगा ये कौन सा टाइप का कोण है सर, ये भी तो आप कोणे कह रहे हैं, एंगल ही कह रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं, पूरक का मतलब होता है जैसे दो कोणों को मिलाकर, माने दो आदमी के पैसा को मिला करके अगर 90 रुपया हो जाए, कितना रुपया, 90 रुपया, नहीं, दो कोणों को मिला करके 90 डिग्री हो जाए, उससे कहते हैं पूरक कोण। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास से 50 रुपया, कितना रुपया, 50 रुपया, एक आदमी के 50 रुपया। अब पूरक कोण कहता है कि दो आदमी को मिला करके 90 रुपया होना चाहिए। तो जब हमारे पास 50 है तो आपके पास कितना हो जाए, कितना पूरक होगा कि 90 हो जाए। तो कहेगा सर 40 होगा, दो आदमी को मिला के हो नहीं गया। मैं बोलूँ मेरे पास 30 रुपये है तो आपके पास कितना होगा। तो बात सर पूरक पूछ रहे हैं, यस मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ। तो दो आदमी को मिला के 90 होना चाहिए, एक आदमी के पास 30 है, दूसरा आदमी के पास 60 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 90। तो दो कोणों को मिला करके अगर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण, ठीक। और दो कोणों को मिला करके 180 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री, 180 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण। आप बताइए, इन 90 होता है, पहले तो ये पूरक छोटा लिखा गया और समपूरक तो नहीं, इससे बड़ा है ना। तो देखो पूरक छोटा वाला होता है 90 और समपूरक होता है बड़ा वाला। अगर ऐसे भी समझनी है तो जब समपूरक को सप्लीमेंट्री लिखते हो तो इसको ऐसे मिला देना तो 8 बन जाएगा, और 8 से ये 180 बनता है। कितना बन गया, 8 से 180। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि समपूरक में दो कोणों का योग 180 और पूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि समपूरक कोण होगा, तो दो कोण लिख लीजिए, ए और बी। कह रहा है कि ए का समपूरक कोण बी हो, ठीक। तो ए और बी को मिला करके कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि समपूरक बोला है, बड़ा वाला बोला है। तो कौन आंसर, ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए। हम चाहते हैं कि आपका भर भर के कमेंट आए, ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन जगे और मैं इससे भी जबरदस्त वीडियो एक एक ट्रिक के साथ लाऊं और मैथमेटिक्स से आपको मोहब्बत करवा दूं, ठीक है। हम मीडिएटर का बिचवनिया का काम करेंगे, टेंशन मत लीजिए। मैथमेटिक्स और आपके बीच मोहब्बत करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और जिस दिन आपको मैथमेटिक्स से लगा हो गया ना, मैं कह रहा हूं ना कि हर सब्जेक्ट से लगा हो जाएगा और हर सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस d बराबर 0। एक क्वेश्चन है द्विघात, द्विघात माने जिसका घात दुगो उसे द्विघात कहते हैं। x² प्लस bx प्लस d बराबर 0, ये वाला एक द्विघात समीकरण है। चलिए, इसका मूल समान है। मूल का मतलब जो x का मान ही हो। अच्छा बताइए, इसका मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन में x 2 बार निकलेगा और ये दोनों जो भी होगा ये दोनों आपस में बराबर मान दिया। अगर ये 4 दिया होगा तो ये भी x 4 दिया होगा। यही तो कह रहा है, मूल समान हो। अब कह रहा था द्विघात समीकरण एक और दे दिया है यहाँ पे, x² प्लस bx प्लस 12। दूसरा दे दिया है क्या, x² प्लस bx प्लस 12 बराबर में 0। और कह रहा है कि एक मूल
मूल का मतलब होता है x का मान। इसमें x का मान दे दिया है 2, तो कह रहा है कि d का मान निकालें। d का मान, इसमें का d का मान निकालें। किसका मान? d का मान, क्योंकि इसी में ना d है, d का मान निकालें। समझ में आया? कह रहा है कि एक क्वेश्चन ऐसे दिया जिसमें d का मान निकालना है, लेकिन उससे पहले कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 में एक मूल, यानी इसमें ले जाके x का मान भरिए, उसके बाद फिर d का मान निकालिएगा। तो पहले ये जो दिया है ना, इससे चलते हैं। एक मूल दे दिया ना, मूल का मतलब x का मान, तो ले जाके इसमें x का मान भरिए। तो यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो जब यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 2 भर दीजिएगा यहाँ पे, और प्लस b, x का मान यहाँ पे क्या है? x का मान यहाँ 2 है, प्लस 12 बराबर 0। 2 दूना 4 प्लस ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 12 बराबर में 8। ठीक, 12 और 4 कितना होता है? 16। 2b बराबर प्लस 16 बराबर ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, 2b बराबर 16 बराबर 0 होगा जी, सॉरी हो गया। ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, 2b बराबर माइनस में 16, 2 8 16, b बराबर -8। जब b का मान -8 निकल गया तो देखिए कुछ निकला ना, यानी यहाँ b भी है और d भी है, तो एगो यहाँ b का मान आराम से हम भर सकते हैं। b का मान क्या भर सकते हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह -8 x प्लस d, प्लस और माइनस हो जाता है माइनस। अब आराम से यहाँ d का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं d का मान। यहाँ बाबू क्या बोला है कि मूल समान हो, तो आपको एक याद है, आपको बताए थे द्विघात समीकरण जब आपको पढ़ा रहे थे कि जब भी मूल समान होता है तो कब होता है? जब d बराबर होता है किसका? d बराबर, सॉरी, d का मान जब 0 के बराबर होता है तब मूल समान होता है। इसका मतलब कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो जब भी ये इसका मान भरिए और 0 आ जाता है तो समझिएगा कि यहाँ x का मान दोनों बराबर ही आएगा, क्योंकि x का मान, x का पावर कितना है? 2 बार है, तो 2 बार है तो बराबर होगा। अब यहाँ पे इसमें भर दीजिए, निकल जाएगा। चलिए b कितना है? तो कहेगा सर यहाँ देखिए b ये है, a यहाँ पे जो भी संख्या होता है वो a होता है, ये पूरा b होता है, ये c होता है। ठीक, भले d लिखा है लेकिन यहाँ 3 नंबर में तो c ना आता है जी। ठीक है, तो यहाँ b हो जाएगा -8 का स्क्वायर -4। a कितना है? a कुछ नहीं तो 1 है, और c के जगह आपका d है बराबर में 0। ठीक, यहाँ देखिए 8 8 64 -4 एकम 4 d, और बराबर में हो जाएगा आपका 0। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, कौनों को भेज दीजिए, ये हो जाएगा 4d, 4 से कटा दीजिए, हो जाएगा 16 चौका 64, d बराबर आपका आ जाएगा 16। शायद ऑप्शन में दिया है कि नहीं, पक्का दिया होगा, ऐसा हो सकता है कि गलत हो जाए, ऐसा नहीं, ऐसा हो भी सकता है, हम कोई गॉड तो नहीं है कि गलत हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई अभी अब जल्दी मिटा दिए क्यों? आप एक बार पीछे वीडियो करके एक बार और इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग मैराथन है, तो वीडियो तो लंबा बनेगा ना। यहाँ देखिए दिए गए समीकरण, अच्छा जी क्या दिया है? ओहो, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस मॉड दे दिया है, बकलोल बनाया है। देखो कुछ नहीं होता है, कर मतलब अभी के लिए कुछ नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी पावर 2 हो तो क्या, वो पावर को सारा बताए थे घात कहते हैं, और घात मतलब 2 को घात है, तो ये वाले क्वेश्चन का नाम हो गया द्विघात। क्वेश्चन का क्या नाम हो गया? द्विघात। इसका मतलब इसमें x का मान 2 को निकलेगा, जितना पावर होता है उतना x का मान निकलता है। आगे कह रहा है कितने वास्तविक मूल होंगे? ओहो, अरे मूल का मतलब है x का मान 2 को होगा। आपसे बताया था ना, मूल कहे, x का मान कहे, शून्य कहे, जीरोज कहे, रूट्स कहे, सब एक ही चीज होता है। ठीक है, तो कितना बार बाबू x का मान निकलेगा, या कितना मूल वास्तविक मूल होगा? तो 2 बार होगा। जितना पावर होता है उतना x का मान होता है, और x के मान को ही तो मूल कहते हैं। तो पूछा है कितना वास्तविक मूल होगा, या फिर कितना x का मान होगा, कितना शून्यक होगा? जितना पावर है उतना शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अच्छा, समीकरण की बात करें तो बहुपद में आपको बहुपद पहचानने का भी तरीका बता सकते हैं। बहुपद पहचानने का आप बताइए कमेंट में। एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 5 ये बहुपद है कि नहीं है? दूसरा क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया है, 3x स्क्वायर प्लस √x प्लस 5 ये बहुपद है कि नहीं? इसको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वैसे बहुपद पहचानने का तरीका बता दें। देखिए, सभी नियम x के लिए, जिस तरह समाज में
सभी नियम आपको समझाए थे ना, जिस तरह समाज में सभी नियम लड़कियों के लिए बनाए गए कि लड़की ज़्यादा घूम नहीं सकती है, लड़की ज़्यादा हंस नहीं सकती है, हंस देगी तो क्या दांत फाड़ रही है जी, ऐसा हो जाता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी नियम, इधर नहीं घूमना है, उधर नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना है, मतलब 75 लॉट्स ऑफ नियम मतलब क्या होता है, लड़कियों के लिए होता है। और वैसे ही बहुपद में सब नियम एक्स के लिए होगा। सभी नियम किसके लिए? सभी नियम एक्स के लिए होता है। पता है एक्स के लिए कितना नियम है? कभी एक्स रूट में देखना तो बोल देना बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। कब देखना? एक्स रूट में सिर्फ एक्स, तो यहाँ एक्स रूट में नहीं है, यहाँ है, तो रूट देखना बहुपद नहीं है। कभी एक्स का पावर बट्टा में देखना बहुपद नहीं है। कभी एक्स का पावर एक्स अगर नीचे देखना बट्टा में नीचे, ये भी बहुपद नहीं है। और एक और होता है आपका कभी एक्स का पावर माइनस में नहीं। अगर ये चारों सिर्फ एक्स को देखना है, बहुपद पहचानना है तो नंबर को मत जाइए, नंबर पर जाना है, सिर्फ एक्स पर जाना है, एक्स पर इन लोगों को देखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी एक्स सही सलामत है, यहाँ भी सही सलामत है, यहाँ भी सही सलामत, लेकिन यहाँ सही सलामत नहीं है। यहाँ देखिए तो बोले हैं रूट में नहीं होना चाहिए, तो रूट में है ना, तो यहाँ पे ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है बहुपद पहचानने का तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि समीकरण युग्म, युग्म माने होता है जोड़ा, माने लग रहा है कि समीकरण जोड़ा में दिया है, एक और एक, क्या बात है, जोड़ा में दिया है। ये कितना दिया है देखिए यहाँ पे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरा दिया है 5x प्लस ky इज इक्वल टू 15। अब कह रहा है अनगिनत हल है। आप कमेंट में बताइए अनगिनत हल का क्या रूल होता है। आपको बताए थे कि यहाँ वाला a होता है, यहाँ वाला b होता है, ये वाला c होता है, फिर ये a b c, ऐसा होता है कि नहीं। और अनगिनत हल का रूल क्या था कि पहला वाला a होता है ना, ये भी a हो भाई, कोई बात नहीं, तो इसको कहते हैं एक नंबर पे है तो a होना, इसको कहते हैं a2। ये b है, ये भी b है, लेकिन अंतर क्या है, इसको एक नंबर पे है तब b होना, इसको एक नंबर पे है तब b2। ये c है, ये c है, 3 नंबर वाला c, c1 c2। तो जब भी कहे अनगिनत हल तो होना चाहिए कि तीनों बराबर, मतलब a1 और a2 को बट्टा में कर दीजिएगा, b1 b2 को बट्टा में कर दीजिएगा, और c1 c2 को बट्टा में, ये तीनों बराबर होना चाहिए। इसी को अनगिनत हल या अनंत हल कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम आपको समझाए भी हैं। तो बट्टा में बराबर कीजिए ना, पहला वाला यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा है, और दूसरा वाला 5, उसके बाद बराबर, ये बराबर है ना जी ऐसे, ठीक। दूसरा वाला 2 है और तीसरा वाला k है। इतना ही पर k का मान निकल जाए, क्योंकि बोले अनगिनत हल है तो k का मान निकाले, बस दुइये को लिखिएगा, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, k में 1 से तो k हो जाएगा, 5 दूना हो जाएगा 10। k का मान कितना आ गया 10। शायद ऑप्शन में दिया है या नहीं, मैं तो देखा ही नहीं। ये वाला ऑप्शन नंबर सी, अरे देगा देगा, टेंशन नहीं लेना है। अब सुनो ध्यान से बाबू, जब भी ये तीनों बराबर हो तो समझिएगा कि बहुत सारा हल होगा। अब कहिएगा सर ये याद करना पड़ेगा कि अनेक हल जब बराबर हो तो, अरे नहीं, देखिए होता क्या है, ये क्वेश्चन है ग्राफ का। जब भी ग्राफ खींचेगा तो एक क्वेश्चन 10वां में अगर पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन बनाइएगा तो एक लाइन कहीं इस तरह खिंचाएगा, दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा ना तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, दूसरा कहीं लाइन खिंचाएगा। लेकिन अगर ये बोल दे अनगिनत, क्या बोल दे अनगिनत, तो इससे एगो लाइन खिंचाएगा। अनगिनत में क्या होता है कि दूसरा क्वेश्चन से इसी पर एगो लाइनवा खिंचाता है। रूल क्या है कि जब 2 गो क्वेश्चन हो तो 2 गो लाइन खिंचाता है, एक क्वेश्चन से एक लाइन और एक क्वेश्चन से एक लाइन। इतना समझ में आया? ये अलग एक लाइन देके जाएगा, ये अलग दे जाएगा। अगर वो गलती से एक दूसरे को काट दिया 2 गो लाइन, तो जितना जगह काटेगा उतना हल। समझिएगा मेरे बात को, अगर ये एक जगह काट दिया एक दूसरे को तो एक हल, माने एक ही बार बनेगा। अगर ये ऐसे 2 जगह काट दिया तो 2 हल। आप बताइए, तो बताइए कि ये एक लाइन हो गया और इसी के ऊपर एक लाइन है, तो बताइए कितना जगह सटा है। जितना जगह सटेगा उतना हल होता है। ठीक है सर, ये तो करोड़ों जगह सटा है, खाली शुरू से सट गया तो करोड़ों हल होगा, और करोड़ों हल को तो ये अनगिनत हल कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी अनगिनत हल कब होता है, जब भी क्वेश्चन एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर हो, क्योंकि 2 गो समीकरण हमेशा रहता है, तो होता है अनगिनत हल। अनगिनत हल। तो आप बताइए कि जब हम ये क्वेश्चन देंगे तो आप ग्राफ खींच के थोड़े चेक कीजिएगा। उसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि पहला वाला भी बराबर, दूसरा वाला, तीसरा, अगर ये तीनों आपस में बराबर है, ये जितना है इतना, तो समझिए उसका लाइन एक के ऊपर एक चढ़ा रहेगा और उसे कहते हैं अनगिनत हल। और इस लाइनवा को क्या कहते हैं? कहते हैं संगत। संगत क्यों? कबो न कबो संगे है कि नहीं है, एक दूसरे के संगे है तो संगत कहते हैं। इसे आश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित भी कहते हैं। लेकिन अगर वही एक समीकरण एक क्वेश्चन को बनाए, एगो लाइन ऐसे हो गया,
इसको बनाए तो एगो लाइन ऐसे हो गया, तो ये काट दिया, तो ये जब काट देगा तो कहेंगे यहाँ पे जानते हो क्या कि सर ये एक जगह काटा है इसीलिए इसका एक हल होगा, ये बहुत जगह काट सटा है तो इसीलिए बहुत हल होगा, ये एक जगह सटा है तो एक हल। एक हल को एक और नाम से जानते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल भी कहते हैं। समझ में? अब यह ठीक है सर, वो मान लिए तो ठीक है। इसका a1 बटा a2 कैसा रहेगा? अनगिनत हल में तो सब बराबर होता है, इसमें ये कैसा बटा में रहेगा संख्या, तो इसका बता रहे हैं कैसे होगा। सुनो, ये काटा है ना, तो देखिए इस कितना अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। तो इसमें a1 बटा a2 आई पहले ही काट देगा, देखो तो ये कटा है तो एक पहचान सकते हो पहले ही, यानी b1 बटा b2 ऐसे होगा। मतलब समझे नहीं? मतलब ये हुआ बाबू कि ई वाला बट्टा में लिखिएगा ऐसे, मान लो कि आप देखिए यहाँ मिटा रहे हैं, हम लिख दें 2x प्लस 3y बराबर 5, यहाँ लिख दें 3x प्लस 6y बराबर 5 9। तो यहाँ देखिए पहला वाला बट्टा कीजिए 2 बट्टा 3, ये बट्टा कीजिए 3 बट्टा 6, 3 दूना 6, मतलब कि आप बताइए चाहे ऐसे ही लिख दीजिए, बताइए ये दोनों बराबर है? तो कहेंगे ना सर ये तो दोनों बराबर नहीं है, इसका भी बट्टा किया इसका भी बराबर नहीं। तो जब ये बराबर नहीं है तो इसी को कहते हैं कि माने a1 बट्टा a2 अगर बराबर नहीं होगा तो ट्रिक क्या है कि इसका मतलब ये काट रहे प्रतिच्छेद कर रहे, तो आपका लाइन क्या होगा? प्रतिच्छेदी। अगर पहला वाला ही बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? लाइन प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ठीक, और ये अगर दोनों बराबर आ गया तीनों, तो समझिएगा प्रतिच्छेदी नहीं है, ये तीनों आपस में बराबर आएगा तो ये हो जाएगा अनंत हल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम लोग। कह रहा है इसका क्या निकला? माध्य दे दिया, कह रहा है कि x प्लस 3, x प्लस 6, x माइनस 9, x प्लस 15 का माध्य 10 है, तो x का मान निकाले। कोई बात नहीं, निकल जाएगा। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का रूल क्या होता है बताइए? तो माध्य का रूल होता है कि सब को जोड़िए और जितना को जोड़े हैं उतना ही से भाग। पहला ग्रुप में x है प्लस, दूसरा ग्रुप में x प्लस 3 है प्लस, तीसरा ग्रुप में x प्लस 6 है प्लस, चौथा ग्रुप में x माइनस 9 है प्लस, पांचवा ग्रुप में x प्लस 15 है। अब बट्टा को ग्रुप हुआ? 1 2 3 4 5, 5 को ग्रुप हुआ तो 5 से भाग। अब जोड़िए 1 2 3 4 5 गो x लिखिए, 5 गो x प्लस 3 6 3 9, और 9 में से 9 माइनस 9 जाएगा 0 हो जाएगा, आई बच गए खाली 15, अब बटा में 5। यहाँ देखिएगा ध्यान से, माध्य का मान दे दिया है कितना? 10, तो ये 10 पचे कितना हो जाएगा? 50 बराबर 5x प्लस 15, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 50 माइनस 15 बराबर 5, 50 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा बराबर 5, x है 5 सते 35, x बराबर आपका 7 हो जाएगा। और ऑप्शन में x बराबर 7 यहाँ पे दिया है, समझ में आए? ऑप्शन में x बराबर 7 यहाँ पे दिया, तो बस रूल वही अपना लेना है। अब चलिए एक और चीज़ आपको समझाते हैं हम। चलिए माध्य माध्यिका अगर बहुलक पढ़ लिए हैं तो एक और चीज़ आपको समझा ही दें हम। ठीक, पहले समझिए यहाँ पे ध्यान से, माध्य की बात कर रहे हैं। माध्य तो समझ गए, जितना नंबर होगा सबको जोड़िए उतना ही से भाग। माध्यक क्या होता है हर वीडियो में बताएं, लेकिन इस वीडियो में भी बताएंगे, ये भी देखिएगा तो आपका एग्जाम अच्छा से जाएगा। माध्य का मतलब होता है कोई भी संख्या ऐसे हो 9 5, यहाँ पे 7, फिर हो जाएगा आपका 8, कुछ भी ऐसे संख्या हम दे दें। ठीक, अब बोले कि इसका माध्यक निकालिए, तो पहले संख्या को सजाना, क्या करना? सजाना। 3 बढ़ते क्रम या घटते क्रम में 4 5 7 8 9। अब माध्यक का मतलब होता है जो बीच में होगा वो माध्यक होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 गो एने काटिए, 2 गो एने काटिए, लो ये तो बीच में 2 गो आ गया, हम सोचे थे 1 गो आएगा। डरिएगा मत, अगर 1 गो आ जाए तब तो अच्छा है, एक बार 9 नहीं रहता तो आराम से 5 बीच में रहता तो माध्यक 5 ही आंसर हो जाता है, लेकिन गलती से यहाँ 6 हो जाए तो इसका भी उपाय है। जब भी देखना कि बीच में 2 गो है तो दोनों को जोड़ देना, और जितना को जोड़ा जाता है इस समय उतना ही से भाग, तो 2 से भाग। 7 और 5 कितना होता है? 12, अब बट्टे में 2 कटाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6, यानी इसका माध्य कितना है? 6। समझ में आया? अब बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक, इसमें जो नंबर बहुत बार आएगा उसे बहुलक कहते हैं। तो इसमें तो कोई नंबर है नहीं, हम एगो बढ़ा दे रहे हैं खाली, तो यहाँ अब कौन नंबर बहुत बार है? देखिए 4 2 बार है, तो जो नंबर ज़्यादा बार आएगा उसे बहुलक कहते हैं। ये तो हो गया छोटा मोटा क्वेश्चन, लेकिन पता है हम क्या देखें बाबू? बहुत अच्छा चीज़ देखें। अब क्या देखें सर? बता रहे हैं
ये क्वेश्चन इस टाइप का भी दिया था, लेकिन इसका कह रहा है कि बड़ा वाला फार्मूला क्या होगा। एक तीनों का बड़ा बड़ा भी फार्मूला होता है, ये तो निकालने का अलग तरीका हो गया। ये तीनों का बहुत बड़का बड़का फार्मूला होता है, तो वो बता रहे हैं क्या होता है। माध्य का फार्मूला ध्यान से देखो, जब कभी माध्य में नंबर नहीं दिया हो तो एगो माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो माध्य का सिग्मा F1 X1 अब बट्टा, यहाँ देखिए पहले सिग्मा F1 है ना, यहाँ पे भी सिग्मा F1 लिख दीजिएगा, ठीक। अब फिर यहाँ पे डाल दीजिएगा खाली X1, ये होता है आपका माध्य का फार्मूला। समझ में आया? उसका इसमें क्वेश्चन मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग माध्य का फार्मूला। अभी आपको याद नहीं होगा, अब देखिएगा याद नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि याद हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए माध्य का फार्मूला होता है L+, ठीक। उसके बाद इसका होता है n/2 - CF बटा F और गुणे में H। नहीं याद हुआ ना, हम है ना, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे है बहुलक, बहुलक सास बहु वाला बहुलक, ये क्या होता है, तो इसका भी यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ भी L लिखिएगा, इसमें भी L, इसमें भी L, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, बीच में कोनो कर्म कांड होगा, लास्ट में H होगा, ये तो सेम टू सेम। अब बीच में क्या होगा, मामला ये आता है, तो यहाँ डालना है आपको ऐसे, ये वाला होता है, ठीक। अब कहेगा सर हाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपके दिमाग में जाएगा। अब ये डाउट आएगा कि सर माध्यक कभी पूछ देते तो कभी हम ये लिख देते हैं, अब बहुलक पूछ देता है तो ये लिख देते हैं, तो ये भी डाउट आ जाता है कि सर कौन माध्यक। अगर हम याद कर भी लेते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये बहुलक का ये है कि ये है, माध्यक का ये है कि ये। तो मैं आपको ट्रिक अभी एक बता रहा हूँ, 2 ट्रिक बताऊँगा, देखो यहाँ पे। बहुलक, बहु माने बहुत बार, तो जो चीज़ें बहुत बार आए, इसमें देखिए F बहुत बार है ना, सब जगह F है, इसमें F बहुत बार है नहीं है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, लेकिन दोनों में से सब बहुत बार F कहाँ है, ठीक है सर बहुत बार इसमें, तो जिसमें बहुत बार हो उसे बहुलक कहते हैं। समझ में आया? इसमें बहुत बार नहीं है, तो दोनों में अंतर पहले पहचान गए। अगर ये रहेगा तो बहुलक का नहीं होगा, ये मानेगा क्यों, इसमें बहुत बार F नहीं है, लेकिन इसमें बीच में बहुत बार F है, तो ये बहुलक है। समझ में आया? अभी सर याद कैसे होगा ये फॉर्मूला, ये बात आता है। चलिए इसको हम याद कराते हैं, मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम लिखते हैं यहाँ L+, ये तो सब में रहेगा, गुणा में H, इतना कर सकते हो आप। पहले लिखिएगा F1, फिर लिखिएगा F0, इतना कर सकते हैं। F1 घटा दीजिएगा तो F0, फिर वही चीज़ नीचे लिखिएगा F1 और F0। यहाँ तक कोई दिक्कत आप बताइए। उसके बाद से यहाँ लगाइएगा 2, बस ये खिसिया जाएगा, कहेगा ओ तुम 2 लगा दिया, तो 0 कहेगा हम इन्हें साइड में लिख देते हैं 2 वाला F2। देखो तो यहाँ से पहले दोनों सेम लिखे, पहले क्या किए, दोनों सेम लिखे, ठीक। ये भी उतना ही, ये भी वही चीज़ लिखे। यहाँ लगाए 2 तो यहाँ हो गया F2, ये हो गया बहुलक का फॉर्मूला। क्या हो गया आपका, बहुलक का फॉर्मूला। और ये तो सेम है, और हाँ ये लिखना होगा तो यहाँ भी L और यहाँ भी H, नीचे Fn है तो एक ही गो यहाँ F रहेगा, एक ही गो, और n/2 - F ही आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये आपको याद होगा कि नहीं हुआ, याद हुआ ना। आप कमेंट में नहीं है तो कमेंट कैसे कर सकते हैं, तो टाइप भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपको याद हो गया तो कमेंट में कीजिए कि सर मज़ा आ गया, फिर लिखिएगा स्प्राइट आ गया, दोनों आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन आ भी गया, माध्य पर ही है। यहाँ देखिए, यदि किसी आंकड़े के लिए सिग्मा F 40 है, सिग्मा F ये वाला दे दिया है, सिग्मा Fx 200 है, सिग्मा F1 X1 चाहे सिग्मा Fx, ऊपर वाला 200 दिया है और नीचे वाला सिग्मा F कितना दिया है, 40। तो पूछ रहा है माध्य निकालें, आंकड़े का माध्य निकालें। हो गया सिंपल, 0 0 4 5 20, 5 आंसर हो गया, यही तो था। और ऑप्शन में कहीं 5 दिया, यस दिया है, एकदम दिया है, देगा क्यों नहीं। यहाँ देखिए, इसको भी मिटाते हैं। इसमें देखिए बिंदु 4,5 में y का नियामक क्या है। देखिए पहला वाला को x कहते हैं, दूसरा वाला को y कहते हैं, तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं 5 दिया है, D। अब थोड़ा सा ये निर्देशांक ज्यामिति का है तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे पूछ रहे हैं कि 4,5 का में y का नियामक, इसमें क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, नियामक, ठीक। या पूछ सकता है कि y का निर्देशांक, y का निर्देशांक भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि कोटि निकालें, कोटि। तो ये सब एक ही चीज होता है।
y के मान को देखो, अच्छा ABCD पढ़ते हो तो पहले x आता है फिर ना y आता है, तो इसमें पहला वाला होता है x और दूसरा वाला y, तो y का नियामक क्या हो जाएगा 4, और y को कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं कोटि, और इसको कहते हैं हम लोग भुज। समझ आए, y को कोटि, इसको कहते हैं हम लोग भुज। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या इतना समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए। हम ऐसे पूछ दे -4 का -2 में भुज कौन है, भुज का नियामक निकालना है, तो आपको कमेंट में बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछ सकता है, पहले तो पूछ देगा -2,5 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, तो आप कहेगा सर ये समझे में नहीं आया। सुनो मैं बता रहा हूँ, देखो ये एक ग्राफ हो गया, ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं कि इसको कहते हैं x और इसको कहते हैं y। अब कहेगा सर हम भुला जाते हैं कि x हाई है कि x हाई है। आप बताइए, जब हम y लिखें तो ऊपर से नीचे आए ना, तो ऊपर नीचे वाला y, और जब x लिखे तो एगो हेने बनाए और एगो इने बनाए, तो इधर इधर वाला क्या हो गया x हो गया। इतना समझ में। यहाँ देखिए इधर लिखना 1 2 3 4, 1 2 ये प्लस वाला होता है, ठीक। लेकिन जैसे इधर आइएगा ना तो 1 2 होगा, लेकिन ये माइनस में होगा, तो इधर प्लस में x होता है, इधर माइनस में x। अगर ये प्लस में y है तो इधर माइनस में y होगा। अगर हम ये पूछें कि ये देखो, तो ये 1 नंबर बक्सा, 2 नंबर बॉक्स, 3 नंबर बॉक्स, 4 नंबर बॉक्स, ठीक। हम पूछें कि चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है 4 गो है, उसमें किस अंश में ये वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला वाला तो x होता है और दूसरा वाला क्या होता है x, तो x माइनस में लेना है, तो x माइनस में हेने जाएगा, हेने जा रहा है ना x माइनस में। दूसरा वाला y प्लस में लेना है, तो ये और ये कौन सा बॉक्स हुआ, दूसरा हुआ, ये हुआ ना दूसरा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। कौन, द्वितीय में जाएगा। अगर बोल दें -3, -4, तो बोलेगा ओ पहला वाला x माइनस, तो इधर हो जाएगा सर, दूसरा वाला भी माइनस इधर हो जाएगा, तो सर 1 2 3 नंबर में ये जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बस कुछ नहीं कीजिए, ज़्यादा दिमाग में मत लगाइए, इसका मौसा निकल दे, मौसा माने HCF निकाल दीजिए। ये सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कोई बात नहीं। 124 मौसा निकालने का आसान तरीका क्या होता है, 24 से भाग कीजिए। 24 का पहाड़ा आपको याद है, वो तो हमको भी याद नहीं है। एक काम करते हैं 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि इसके करीब जाएं, तो 25 4 बार में पढ़ सकते हैं। 24 का पहाड़ा 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9। अगर हम 5 बार में पढ़ते हैं तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, 5 बार में, ठीक है। ये हो गया 4, कट गया। अब HCF निकाल लेना, तो जो कट गया उसको घेरते हैं और फिर घेरा वाला उतारते हैं, 4 6 24, पूरा कट गया ना। ये वाला HCF होता है। अब ये सर ये ना होगा, ये भाग का आंसर है, HCF ये है, तो HCF बराबर आपका कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ ऑप्शन में HCF आपको 4 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी जरूर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन खूब सुंदर एक दे दिया है, क्या बात है। चलिए एक सुंदर सुशील उतारते हैं। 4x + 1 कह रहा है कि मूलों का गुणनफल निकालें। ओहो, मूल का मतलब सर x होता है, हम जानते हैं, यही ना, मूल का मतलब x, तो 2 है तो 2 x, और दोनों का गुणनफल माने इसमें x का 2 मान निकाल दे सर ना, और दोनों को हम गुणा कर दे तो नहीं आंसर आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। मूलों का गुणनफल तो बोला ही, लेकिन वैसा कभी मत कीजिएगा, बहुत लंबा समय लगेगा। मूल को अल्फा बीटा भी तो कहते हैं, तो गुणनफल बोला तो अल्फा गुणे बीटा का फॉर्मूला नहीं बताया है, क्या होता है C/A होता है। अब C, तो C ये वाला है 1, और A पहला वाला को A कहते हैं, दूसरा वाला को B कहते हैं, तीसरा वाला को C कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 आपका आंसर हो गया, सिंपल 1/4। अब सुनिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे, वे तो हो गया क्वेश्चन, अब बोल दे मूलों का योग, मूलों का क्या निकाले, योग या गुणनफल, तो योग का फॉर्मूला माने अल्फा बीटा को जोड़ दीजिएगा, और गुणनफल माने अल्फा गुणे बीटा। अब दोनों का फॉर्मूला याद कैसे लिखिएगा, सबके नीचे A डालिए, सबके नीचे क्या डालिए A, योग वाला में भी और इसमें भी, इतना याद हुआ। उसके बाद से A के बाद क्या होता है, तो कहिएगा सर B होता है, और उसके बाद क्या होता है C होता है, लेकिन बस ऊपर वाले में माइनस लगा दीजिएगा। तो योग का फॉर्मूला ये हो गया। अगर यहाँ योग पूछ देता तो क्या करते, माइनस है तो माइनस, B ये वाला है, वो भी -4 है, तो -4 और A आपका हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 खत्म, माइनस प्लस में 1 हो जाता। लेकिन क्या पूछा है, गुणनफल C/A, तो C है 1
और ए आपका है 4, तो 1/4 आपका आंसर ये वाला हो गया है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x + 4y - 9 = 0। ओ ई क्या दे दिया है जी। चलिए कोई बात नहीं, डरेंगे थोड़े हम लोग मैथमेटिक्स लवर बनना है ना। यहाँ देखिए x बराबर कह रहा है कि आप 5 भरिए। क्या बोल रहा है? x का मान 5 भरिए तो y का मान निकालिए। हम भरेंगे, कोई बात नहीं, हम भरेंगे। ठीक, x 3x का मान 5 + 4y - 9 = 0। 3 × 5 = 15 + 4y - 9 = 0। हम लोगों को नंबर से मतलब चाहिए, ये भी नंबर ये भी नंबर, दोनों एक जात का है। तो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, प्लस 4y = 0। ये प्लस में एने जाएगा तो माइनस में, क्योंकि y का मान निकालना है ना, तो -6। इसको भी भेज, जिसका मान निकालते हैं उसको अलग किए। तो अलग तो 2 तरीका से होता है, या तो y को हटाओ, नहीं तो y के पास वाले को हटाओ। इसको भेज देना है तो -6/4 कटाइए, 2 दूना 4, 2 3 6, y = -3/2। कहीं है -3/2? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अब कहिए सर इसमें आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नहीं कराएं, उसका तो प्रश्न कल वाला वीडियो, परसों वाला वीडियो लगातार डला है, जिसमें त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चन पूछा गया है, द्विघात समीकरण से जो पूछा गया है, और यहाँ तक कि प्रतिशत से जो पूछा गया है, समझिएगा ध्यान से, परसेंटेज से, चक्रवृद्धि ब्याज से, वो सभी क्वेश्चन हम पूरा का पूरा करा दिए। अगर आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पूरा का पूरा मैं गारंटी दे रहा हूँ। जैसे कि जो एग्जाम देके बच्चा आ रहा है ना और खुश है और डायरेक्ट कर रहा है कि मैं ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी में पढ़ता हूँ, एकदम खुश होकर और सबके सामने इंटरव्यू दे रहा है। आप तो देखे ही होंगे, ठीक है? तो आप भी वैसे ही करेंगे अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं। और एक बातें आपसे और करना था हमको, आप डीएलएड के बाद क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, वो कमेंट में बताइए। डीएलएड के बाद आपके पास स्कोप है सीटेट का। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड भी आपको ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी जरूर करा रहा है और कराएगा भी, उसकी तैयारी जबरदस्त कराएगा। और आपको भरोसा है ना, आप एग्जाम दे के आएंगे तो 100% लड़ा होगा क्वेश्चन, तो लड़ा है तो भरोसा है ना कि यहाँ पे पूरा का पूरा संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। आप मेरे अपने फैमिली के हैं, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के एक फैमिली मेंबर है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि हर तरह से पूरी जान हम लोग लगा देंगे, पूरा का पूरा जान आपको एक जॉब, एक सरकारी कॉलेज हासिल करने के लिए। तो आप कमेंट में बताइए कि आप बीएड करना चाहते हैं या फिर सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। ये भर भर के कमेंट कीजिए। आपके अमित सर, जिसको बोल रहे हो ना कि सर मैथ भाई अमित सर बहुत अच्छा, ठीक है, वही आपसे बोल रहे हैं, यानी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? इसको एक बार जरूर सोचिए कि हमको जल्दी जॉब लेना है तो अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ना पड़ेगा, वरना आप तो देख ही रहे हैं एक प्रकार का बिजनेस हो चुका है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस हम लोग को खुद पर काम करना है, जिंदगी में बहुत बड़ा नाम करना है, ये दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है? तो फिर बिना देर किए हम लोग अगला सब्जेक्ट देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग जनरल इंग्लिश, जो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे ऑब्जेक्टिव को 1 बाय 1 करके समझते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से फ़ायदा यह है कि आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस क्लियर हो जाता है और इसी के पैटर्न से आधारित जो भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं बनाने में काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको क्या करना है, खाली जगहों को भरना है। देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी कभी कोई चीज़ है दो मतलब हो, मतलब एक रहे तब तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन जब दो रहेगा यानी मतलब किसी भी दो व्यक्ति का नाम हो या किसी दो वस्तु का नाम हो तो वहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर की बात की जा रही है, यानी दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हैज़ तो लगेगा नहीं, वाज तो लगेगा नहीं, इज तो लगेगा नहीं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है। देखिए यही क्वेश्चन 2020 में भी पूछा था, 21 में भी पूछा था, और देखिए यही क्वेश्चन अभी जो हम 2023 से करा रहे हैं इसमें भी पूछ दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ये पूछा है कि शिवा इज़ वेरी काइंड टू, यहाँ पर क्या बोल रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी टोल्ड अस, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना? इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉम ए क्रॉस, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा मीट बाई चांस, ठीक है ना? कॉम ए क्रॉस का मतलब ऑलरेडी इडियम एंड फ्रेजेस से रिगार्डिंग जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें आप देख लीजिए, कॉम ए क्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, ठीक है ना? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी यहाँ पर गायब ऑप्शन को मतलब खाली जगहों को भरना है और दिए गए ऑप्शन में से चुन करके, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ठीक है ना?
ताकि सेंटेंस का मतलब भी निकल जाए और सही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इस्तेमाल भी हो जाए। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर लगाते हैं आई हैव बीन टेकिंग द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ इसको, मैंने अगर आप कहेंगे कि सर आप तो मतलब डायरेक्ट आंसर बता देना, इसको कुछ समझा ही नहीं रहा। देखिए जब भी कभी 2 मंथ 3 मंथ या ए वीक या कोई मतलब सुबह से या शाम से अगर बात आ जाए, सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग कुछ भी आ जाए, तो याद रखिएगा इसमें इस तरीके का जो भी लास्ट में दिखाई दे तो उसमें हैज़ या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई हैव बीन टेकिंग द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक नाउ। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन ज़रा देखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। बोल रहा है कि वुड यू बी सरप्राइज्ड इफ इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इट, अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्नॉट। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर खाली स्थानों को भरना है, तो नाइदर शी नॉर आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ना ही वह और ना ही मैं, ठीक है ना। एट होम और बीच में क्या भरना है, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं ऑप्शन ए आई वॉज एट होम। ना ही वह और ना ही मैं, कोई दोनों में कोई घर पर नहीं था। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन माय फादर इज, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्या होगा, माने कितने उम्र के मतलब हो गए हैं या हैं, तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। माने अब जब बताया जाता है ना कि मेरे पिताजी मैंने 60 के अंडर है, मैंने 60 साल के अंदर है, मैंने लगभग 60 साल उनका चल रहा है, तो अंडर यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8 नंबर बोल रहा है कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर माया एंड रेशमा, ठीक है ना। तो यहाँ 2 कैंडिडेट की बात आ रही है। यू इन द हॉस्पिटल इफ़ दे हैव एनफ टाइम दिस आफ्टरनून, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी विल विजिट हो जाएगा, ठीक है ना। हिज आइज आर रेड, ठीक है ना, हिज आइज आर रेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा 9 का डी विथ टीयर्स, यानी जो आंसू बह रहे थे ना, उनकी आँखों में ललीमा भी दिखाई दे रहे थे, लाल आँख भी दिखाई दे रहे थे, यानी आँख लाल भी हुए थे और आंसू भी बह रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी द नंबर ऑफ रूम्स इन दिस स्कूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर 50 40 या कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पर क्या चीज़ इस्तेमाल होगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि किसी स्कूल के अंदर की बातें हो रही है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर, फिल अप द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, मैनी बर्ड्स कैन बी सीन आउटसाइड द विंडो, डू यू लाइक बर्ड्स। तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने पंक्चुएशन मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है, तो डू यू लाइक बर्ड, क्या आप चिड़ियों को पसंद करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब क्वेश्चन टाइप के पूछे जाते हैं, तो इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल होगा, तो ऑप्शन बी यानी क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा। अगला है इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड, एट द 11th आवर, ठीक है ना। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एट द लास्ट मोमेंट। एट द 11 आवर का मतलब होता है अंतिम समय तक भी, तो इसलिए एट द लास्ट मोमेंट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर कह रहा है कि कंबाइन द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, ठीक है। रोबिन इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ अ जर्नलिस्ट। तो क्या बोल रहा है ये, पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू ए वन सिंपल सेंटेंस, यानी एक सिंपल सेंटेंस में बना देना है। तो हमने आपको इसका शायद ट्रिक भी बताया था, आपको याद आना चाहिए, ठीक है ना, कि इसको शॉर्टकट बनाने के लिए अगर हम मतलब आप हमारे पिछले वीडियो को अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, सॉरी ये जो वाक्य दिया हुआ है, रोबिन इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, तो रोबिन इज़ अ फ्रेंड, ठीक है ना, और कॉमा दे करके इज़ अ जर्नलिस्ट, माने अगर ही इज नहीं भी लगाते हैं ना तो शॉर्टकट में हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। 14 नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है, कृष्णा सेड आई में लीव टुमारो, कृष्णा सेड डैट। अब यहाँ कृष्णा के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट का स्थान लिया जाएगा, मैंने सब्जेक्ट में क्या भरा जाएगा, और लीव के बाद, ठीक है ना,
टुमारो के अकॉर्डिंग क्या बदला जाएगा। तो यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को हम ऑलरेडी अपना वीडियो में बता चुके हैं, समझा चुके हैं। तो 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा ज़रा। तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्णा के अकॉर्डिंग ही भरा जाएगा और टुमारो की जगह पर नेक्स्ट डे भरा जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट कनेक्टर का यूज़ करना है, कंजक्शन वर्ड यूज़ करना है। द स्टूडेंट रैन टू द फील्ड, ठीक है ना। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हेन दे हर्ड दैट देयर वाज ए नेस्कैफे ट्रक गिविंग अवे फ्री आइस कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा देखिएगा, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नॉन फाइनाइट चुनना है जो ऐसा वर्ब जो किसी सब्जेक्ट के बदलने के बाद उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो द फ्राइटेंड बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो वर्ब है जंप, ठीक है ना, इस पर फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं सब्जेक्ट को बदलने के बाद, ठीक है ना। तो अगर फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना, तो समझिए कि वो क्या है। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फाइनाइट नॉट फाइनाइट है, अगर फ़र्क पड़ रहा है तो वो फाइनाइट है। तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ज़रा आप बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा कि इस पर फ़र्क पड़ जाएगा, तो इसलिए ये तो होगा नहीं, तो फ्राइटेंड हो जाएगा, यानी इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। द फ्राइटेंड बॉय, ये फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देख लीजिएगा इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है, कॉक एंड बल स्टोरी। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ए फैंसीफुल अनलाइकली स्टोरी, यानी कि मैंने अनचाहा कहानी की बात जब चलती है तो कॉक एंड बल स्टोरी बोला जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि विच वन इज़ द सिंबल ऑफ ब्रासेज या करली ब्रैकेट, मतलब कौन सा है जो ब्रासेज है या करली ब्रैकेट है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, और इसको मतलब दिया गया है द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, एक्टिव में बदलना है। तो यहाँ पर 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। लास्ट नाइट सम थीव्स वेयर अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए नॉन फाइनाइट को चुनना है जिसके सब्जेक्ट के बदलने के बाद भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई वांट टू शो, तो अक्सर मैंने बताया था कि मतलब टू के बाद आने वाला ही नॉन फाइनाइट की काउंट में किया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लें तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, शो भी हो जाएगा और ऑपरेट भी हो जाएगा। तो टू के बाद आने वाला दो चीज़ें हैं, एक शो भी है और एक ऑपरेट भी है, वांट तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा और ऑपरेट हो जाएगा। टू के बाद मैंने आपको बताया था कि टू के बाद आने वाला लगभग वर्ब क्या हो जाता है, नॉन फाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पर अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर अगला ईयर का हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ बोला आई नीड हेल्प इन द गार्डन वर्क दिस वीक, रवि सेड, रवि टोल्ड दैट, ठीक है ना। तो रवि के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बदलेगा और प्लस यहाँ हेल्प इन द गार्डन वर्क। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या कि दिस वीक को, ठीक है ना, डैट वीक के अकॉर्डिंग बदलेगा कि फ्लोइंग वीक के अकॉर्डिंग बदलेगा कि लास्ट वीक की किस तरीके से बदलेगा। तो दिस वीक को किस हिसाब से बदलेगा और प्लस मान के चलिए कि अगर आई है तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा। तो उसी के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैंने यही लॉजिक और ट्रिक के साथ पकड़ लिए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर पहला का क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आई ही के अकॉर्डिंग बदलेगा और दिस वीक का डेट वीक के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है कि एवरी स्टूडेंट यानी प्रत्येक विद्यार्थी इंडियाज़ फ्यूचर यानी भारत का भविष्य है। तो 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर एवरी स्टूडेंट सिंगुलर वर्ब लगेगा। और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज़रा देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेंटेंस, द एक्यूज्ड वाज गिल्टी ही एडमिटेड दिस इन कोर्ट। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द एक्यूज्ड एडमिटेड इन कोर्ट दैट ही वाज गिल्टी, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ हो जाएगा। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है, फॉर गुड का मतलब क्या होता है भाई, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इडियम एंड फ्रेजेस वाली वीडियो में। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। परमानेंटली, ठीक है ना, परमानेंटली हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पर देख लीजिएगा
चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पर इफ़ और मैंने इफ़ क्लाउज दिया हुआ है, इसमें क्या भरा जाएगा, तो इफ़ इट रेंस हो जाएगा आई वुड स्टे एट होम, तो इफ़ इट रेंस हो जाएगा, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा। इफ़ इट रेंस होगा कि रैंड होगा, तो इफ़ इट रेंस आई वुड स्टे एट, अच्छा देखिए वुड का इस्तेमाल हुआ ना तो V2 हो जाएगा, तो इफ़ इट रैंड, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देखिएगा कि करेक्ट ऑप्शन के साथ इसमें भरना है, तो माई अंकल विल स्टे हेयर, ठीक है ना, तो नेक्स्ट मंडे, ठीक है ना, तो यहाँ पर 7 का सही उत्तर हो जाएगा टिल नेक्स्ट मंडे। यहाँ पर टिल का प्रीपोजिशन यूज़ होगा। तो यहाँ पर आइए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नॉन फाइनाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, दे लाइक सीइंग आवर प्लेइंग टुगेदर, ठीक है, तो 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा सीइंग प्लेइंग, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर, मैंने उठा करके, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा विथ ऑल पोसेशन, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अ सेंटेंस। जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के जरिए एक वाक्य बनाया गया है वो किस टेंस का है, तो व्हेन शैल आवर, ठीक है ना, एप्लीकेशन बी अप्रूव, तो ये 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। उसके बाद से है विच वन इज़ द सिंबल ऑफ पैरेंथेसिस और या राउंड ब्रैकेट, माने किसको मतलब कहा जाता है, कौन सा सिंबल राउंड ब्रैकेट का है या पैरेंथेसिस का है, पैरेंथेसिस का, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। उसके बाद से आ जाइएगा, यहाँ पर दिया है कोहेसिव डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ आना है, तो यहाँ पर खाली जगह है और इसमें कौन सा कोहेसिव डिवाइस भरा जाएगा, द मोर एजुकेटेड ए पर्सन इज़, द मोर यानी कि जितना ही उतना ही, तो जितना ही उतना ही ये एक थोड़ा सा क्या हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से कंक्लूजन टाइप का हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इन कंक्लूजन। फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन द न्यूज़, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन सी, यहाँ पर द न्यूज़ इज़ ट्रू, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आइडेंटिफाई द यूज़ अंडरलाइन फ्रेजेस, ये अंडरलाइन दिया गया है, ये कौन सा फ्रेज है, ऑलवेज फाउंड का मतलब क्या होता है, रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो ऑलवेज फाउंड का मतलब क्या हुआ, ये मैंने किस टेंस से रिलेटेड है, ही ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, ज़रा देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, रितेश सेड आई विल मैनेज देयर आफ्टर, रितेश सेड डैट आई, ठीक है ना, तो यहाँ पर रितेश के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा, और यहाँ पर हियर आफ्टर के बाद क्या आएगा, ठीक है ना, हियर आफ्टर के बाद देयर आफ्टर आएगा कि इवन आफ्टर आएगा, ये आपको देखना है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाली, ठीक है ना। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही वुड, रितेश ही के अकॉर्डिंग बदल जाएगा और हियर आफ्टर का देयर आफ्टर के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। बहुत ही अच्छा लॉजिक और ट्रिक है, इस चीज़ को दिमाग में फिट करके रखिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से अगला जो प्रश्न है वो है 16 नंबर, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है ना, रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हुआ इतना मूसलाधार बारिश कि कुत्ते भी अपने आप को नहीं बचा पाए, यानी जिस घर में गए अपने आप को बचाने के लिए वो घर भी ढह गए बारिश की वजह से, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा के सेंस में इसमें कौन सा दिया गया ऑप्शन सही होगा, तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेनिंग वेरी हार्ड, स्लोली तो होगा नहीं, नाइट तो होगा नहीं, इरेगुलर तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या करें, पंक्चुएशन मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, सी गेव हिम हर आंसर नो, हालांकि ये भी क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सी विल कम टू योर पार्टी इफ़ यू, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इफ़ क्लाउज में क्या भर दिया जाएगा, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनवाइट, इफ़ यू इनवाइट हर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाइएगा नॉन फाइनाइट को भरना है, तो नॉन फाइनाइट क्या है, ही इज़ गुड एट टीचिंग, तो इसमें कौन सा वर्ब है जो किसी सब्जेक्ट के बदलने के बाद भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीचिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, और बोला है कि विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस वर्क हार्ड, ठीक है ना, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड,
ठीक है ना, ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ होता है आपका ये पूरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और इस सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देख कर जाते हैं और पूरे लॉजिक और ट्रिक को देख कर और समझ कर जाते हैं। मुझे लगता है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी आसान है, इंग्लिश काफ़ी आसान है, हर सब्जेक्ट काफ़ी आसान है, और हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जो पूरे के पूरे कंसेप्ट विथ लॉजिक एंड ट्रिक के माध्यम से जो हम लोग कंटेंट वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं ना, वो देखने के बाद तो ऑब्जेक्टिव यूँ हलवा लगेगा और बहुत ही आसानी से हर एक ऑब्जेक्टिव को समझते हुए आप आंसर करके आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।